गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। कोरोना महामारी की वजह से सारी क्लासेस सब सस्पेंडेड चल रही थी। आप लोगों का सिलेबस कंटिन्यू था। कोरोना की वजह से सारा सब कुछ रुक गया था। सिलेबस भी काफ़ी कुछ हद तक जो पूरा हो गया था, कुछ पोर्शन उसमें से ऐसे थे कि वो भी रह गए थे। अब हम लोग ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से उन सब्जेक्ट को टच करेंगे, उन सब्जेक्ट को पढ़ने का काम करेंगे और उस सिलेबस को कंप्लीट करेंगे ताकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी सारी तैयारी हो सके। सिलेबस में आपका एक सब्जेक्ट है हिस्टोलॉजी एंड साइटोलॉजी। तो आज हम लोग बात करेंगे हिस्टोलॉजी की। हिस्टोलॉजी क्या होती है, किस लिए किया जाता है, इसमें हम लोग क्या क्या टर्म्स यूज करते हैं, कौन कौन सा इसमें टेस्ट लगते हैं, किस तरीके की डिजीज के लिए ये सब टेस्ट किया जाता है, ये सब हम लोग डिटेल से बात करेंगे हिस्टोलॉजी में। सबसे पहले हम लोग डिफिनीशन की बात करेंगे कि इसमें कौन कौन सी डिफिनीशन का ज्यादा यूज होता है। डिफिनीशन की अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले हिस्टोलॉजी की बात करेंगे। हिस्टोलॉजी की डिफिनीशन होती है स्टडी ऑफ टिश्यू। स्टडी ऑफ टिश्यू यानी कि टिश्यू के बारे में डिटेल से अध्ययन करने के लिए जो साइंस है उसको हम लोग हिस्टोलॉजी बोलते हैं। इस स्टडी में हम लोग जो बात करते हैं स्ट्रक्चरल, कंपोजिशन एंड फंक्शनल। स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर, कंपोजिशन एंड फंक्शन ऑफ द टिश्यू इज नोन एज हिस्टोलॉजी। ओके, इसी में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक इसका है, नेक्स्ट हेडिंग है हिस्टोपैथोलॉजी। जैसा कि हम लोगों ने पहले पढ़ा है, पैथोलॉजी। पैथो मीन्स डिजीज एंड लॉजी मीन्स स्टडी। स्टडी ऑफ डिजीज को हम लोग पैथोलॉजी कहते हैं। किसी भी रोग के बारे में डिटेल से उसके बारे में अध्ययन करना वो कहलाता है पैथोलॉजी। यहां पर हम लोग हिस्टोपैथोलॉजी करेंगे। इसका मतलब है कि हिस्टो का मतलब होता है टिश्यू, यानी कि स्टडी ऑफ द डिजीज ऑफ द टिश्यू इज नोन एज हिस्टोपैथोलॉजी। स्टडी ऑफ द डिजीज ऑफ द टिश्यू इज नोन एज हिस्टोपैथोलॉजी। इसकी डिफिनीशन अगर लिखने की हम बात करेंगे तो हम यहां पर लिखेंगे स्टडी ऑफ डिजीज ऑफ टिश्यू। किसी भी टिश्यू की जो भी डिजीज होती है उसके बारे में अध्ययन करते हैं, उस टर्म्स को बोला जाता है हिस्टोपैथोलॉजी। इसी में एक टर्म आता है बेटा साइटोलॉजी। साइटोलॉजी, साइटो का मतलब होता है सेल्स और लॉजी स्टडी। स्टडी ऑफ द सेल्स इज नोन एज साइटोलॉजी। स्टडी ऑफ सेल्स इज नोन एज साइटोलॉजी। इट मीन्स अगर हम डिफिनीशन की बात करेंगे, साइटोलॉजी इज कंसर्न विद द स्टडी ऑफ द सेल्स। Cytology deals the study of cells. ओके, इसी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स यूज होता है एक्सफोलिएटिव साइटोलॉजी।
एक्सफोलिएटिव साइटोलॉजी। एक्सफोलिएटिव साइटोलॉजी डील करती है अर्ली डिटेक्शन ऑफ कैंसर। हमारे बॉडी में इम्यूनिटी सिस्टम डिक्रीज होने की वजह से तमाम तरीके की डिजीज क्रिएट होती है। कैंसर बहुत ही मेजर डिजीज हो गई है आज के एटमॉस्फेरिक चेंजेस की वजह से। एक्सफोलिएटिव साइटोलॉजी में हम स्टडी करते हैं अर्ली डिटेक्शन ऑफ कैंसर। अर्ली डिटेक्शन ऑफ कैंसर। अर्ली डिटेक्शन ऑफ कैंसर, इसमें जो हम लोग सैंपल लेते हैं यानी कि स्पेसिमेन लेते हैं, यानी एक ऐसा सब्सटेंस लेते हैं जिससे हम इसके बारे में स्टडी करते हैं, वो कौन कौन से सैंपल होते हैं, वो कौन कौन से स्पेसिमेन होते हैं। वो हो सकते हैं यूरिन, स्पूटम, यूरिन, स्पूटम, वैजाइनल सिक्रीशन, वैजाइनल सिक्रीशन, सर्वाइकल स्मीयर, सर्वाइकल स्मीयर एंड ब्रेस्ट सिक्रीशन। इतनी सैंपल से, इतने स्पेसिमेन से हम लोग एक्सफोलिएटिव साइटोलॉजी का अध्ययन करते हैं। हिस्टोपैथोलॉजिकल स्पेसिमेन को मोस्टली ऑपरेशन थिएटर में एक सर्जन कलेक्ट करता है। हमारे बॉडी से जिस पोर्शन पे एब्नॉर्मलिटीज क्रिएट होती है, जिस बॉडी के जिस पोर्शन में डिजीज क्रिएट हो रही है, सर्जन उस पोर्शन को कट लगाता है। फ्लूइड है तो उसको एस्पिरेट करता है, वो काम एक सर्जन करता है। मीन्स कि हिस्टोपैथोलॉजिकल के लिए जो स्पेसिमेन कलेक्शन का काम होता है वो एक सर्जन करेगा और उसके बाद वो लेबोरेटरी को ट्रांसफर की जाती है, लेबोरेटरी को सेंड किया जाता है। ठीक है। हम जब कलेक्शन का काम होता है तो वहां पर एक मांस का टुकड़ा काट के दिया जाता है। उस मांस के टुकड़े को हम लोग बायोप्सी वर्ड देते हैं। बायोप्सी, इस बायोप्सी को हम लोग डिफरेंट प्रोसेस से करते हुए, जिसको कि टिश्यू प्रोसेसिंग बोला जाता है, लास्ट में उस टिश्यू की स्लाइड बनती है। उस स्लाइड को तमाम डिफरेंट टाइप के प्रोसेसिंग होता है और उसके बाद हम लोग उसकी माइक्रोस्कोपी करके उसमें नॉर्मेलिटीज और एबनॉर्मलिटीज हम लोग डिटेक्ट करते हैं। प्रोसेसिंग की बात करते हैं। जब स्पेसिमेन को ऑपरेशन थिएटर में कलेक्ट कर लिया गया है, उसके बाद
स्पेसिमेन को छोटे स्मॉल पीस के रूप में उसको क्रिएट करके स्मॉल पीस के रूप में बना के उसको लेबोरेटरी को सेंड किया जाता है। लेबोरेटरी में आने के बाद वहां पर जो वर्कर्स होते हैं, जो लैब टेक्नीशियंस होते हैं, उसको फिक्सिंग का काम करते हैं। फिक्सिंग करने के बाद फिक्सिंग का काम एज सून एज पॉसिबल होना, जितनी जल्दी से जल्दी हो सके वो फिक्सेशन का काम करना है। उसके बाद उस टिश्यूज की हम लोग ग्राफ एग्जामिनेशन करते हैं, उसकी डिटेल नोट की जाती है लॉग बुक में। लॉग बुक में से जो टिश्यू आया हुआ है वो क्या है, उसकी साइज क्या है, उसका वेट क्या है, उसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है, विड्थ कितना है, वो कितने नॉर्मल कंडीशन में है, कितने एबनॉर्मल कंडीशंस में, ये सारी चीजें हम लोग लॉग बुक में नोट करते हैं। A specimen in the form of a small piece of tissue are submitted to the histopathology section of laboratory, pathology laboratory. Pathology laboratory. Each specimen is immediately placed in a proper fixative and then note down in our log book and give identification number and give आइडेंटिफिकेशन नंबर। यहां पर दो चीजें समझने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वन इज फिक्सेटिव, सेकेंड इज आइडेंटिफिकेशन। फिक्सेटिव इज अ सब्सटेंस इन विच ए स्पेसिमेन इज कीप्ड। फिक्सेटिव एक ऐसा सब्सटेंस है जिसमें हम स्पेसिमेन को रखते हैं। फिक्सेटिव जो है वो एक फिक्सेशन करने का काम करता है। हमारी बॉडी से जब कोई टिश्यूज को अलग किया जाता है तो थोड़ी देर के बाद, कुछ समय के बाद वो टिश्यू अपने आप डिकम्पोज होने लगता है, अपने आप को और भी डिकम्पोजिशन, ऑटोलिसिस होने लगती है। उस डिकम्पोजिशन को रोकने के लिए हम इस सब्सटेंस को यूज करते हैं, क्योंकि फिक्सेशन जब बॉडी से टिश्यूज को निकाला गया था तो जिस कंडीशन में टिश्यू को निकाला गया है ये फिक्सेटिव उसको उसी रूप में फिक्स करने का काम करता है, यानी कि वो डिकम्पोजिशन से उसको रोकने का काम करेगा। आइडेंटिफिकेशन नंबर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइडेंटिफिकेशन नंबर अगर नहीं रहेगा तो पेशेंट लेबोरेटरी में दो पेशेंट एक ही नाम के आ गए तो ऐसे कंडीशन में यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट होगा, जिससे कि रिपोर्ट मिसमैच होने का डर होता है, रिपोर्ट गलत जाने का होता है। सपोज करिए दो पेशेंट एक ही नाम से आ गए और आइडेंटिफिकेशन नंबर नहीं दे सके या कुछ क्रिएट नहीं कर सके। अब एक पेशेंट को कैंसर डिटेक्ट हुआ, एक पेशेंट को कैंसर डिटेक्ट नहीं हुआ। अब ऐसे में
जिसको नॉर्मल है, जिसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको कैंसर की रिपोर्ट जा सकती है, जिसको कैंसर उसको नॉर्मल की रिपोर्ट जा सकती है। इसलिए आइडेंटिफिकेशन नंबर देना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही नेसेसरी है। हम लोग अब बात करेंगे ग्रास एग्जामिनेशन की। ग्रास एग्जामिनेशन में मॉर्फोलॉजिकल डिस्क्रिप्शन, मॉर्फोलॉजिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ टिश्यू, मॉर्फोलॉजिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ टिश्यू, एक्सटर्नल एंड इंटरनल एग्जामिनेशन ऑफ टिश्यू। मॉर्फोलॉजिकल एग्जामिनेशन में फ्लूइड जो टिश्यू हमें मिला हुआ है उसको हम एक्सटर्नल एंड इंटरनल डिटेल डिस्क्रिप्शन देखते हैं, जिसमें कि टिश्यू की कंडीशन, टिश्यू का वेट, टिश्यू का कलर, टिश्यू की विड्थ, टिश्यू की नॉर्मेलिटी, टिश्यूज की एबनॉर्मेलिटी, जो चीज भी होती है वो हम लोग ग्रास एग्जामिनेशन में नोट डाउन करते हैं। ये बात हो गई एक जनरल बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ हिस्टोपैथोलॉजी। अब आगे हम बात करते हैं टिश्यू प्रोसेसिंग की। जब हमें टिश्यू मिल गया है तो अब हमको फाइनल उसकी माइक्रोस्कोपी माउंटिंग से पहले जो भी प्रोसेस होती है उसके बारे में वन बाय वन हम लोग डिटेल में बात करेंगे। Specimen processing include the following basic steps. इसके बहुत सारे स्टेप्स होते हैं जो कि वन बाय वन हम लोग उसमें इसको करते हुए उसकी फाइनल स्टेज तक पहुंचते हैं। वो स्टेप्स क्या हैं? सबसे पहले फिक्सिंग, नंबर 2 एम्बेडिंग, एम्बेडिंग में कई प्रोसेसिंग होती है, अलग अलग प्रोसेसिंग होती है। उसके बाद माइक्रोटोमी, उसके बाद स्टेनिंग, उसके बाद माउंटिंग। ये आपके मेजर 5 स्टेप्स होते हैं। इन स्टेप्स में अलग अलग स्टेप्स अभी और इंक्लूड होते हैं जिनके बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। थैंक यू।